अमिताभ बच्चन मेरी बगल में नीचे ज़मीन पे कारपेट पे बैठे हुए थे। क्योंकि मेरा मानना है कि आर्ट को सीखना है तो एग्जीबिशन से बाहर आइए, उसके स्टूडियो जाइए। लेकिन सूजा उन दिनों एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट के रूप में हिंदुस्तान आते थे, क्योंकि भारतीय कला बाजार को किसी ने बनाया है तो वो मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया है। धीरे धीरे जब मनी आ गई उसमें, तो उसमें एक छोटा मोटा माफिया भी बन जाता है। Hello and welcome everybody. I'm Sonali Durga Chaudhary, contemporary artist, and today I am honored to take this interview of eminent art critic, film critic, writer, journalist श्री विनोद भारद्वाज जी। बहुत ही सौभाग्य का बात है क्योंकि ये हमारे इंडियन आर्ट सीन में, फिल्म सीन में काफ़ी डेकेड से रहे हैं। So today we delve into his experiences and hear what he has to tell us about this entire journey that he has been through. Welcome Vinod ji. It is an honor to sit over here with you. तो अब हम शुरू करते हैं। आप इंडियन आर्ट में, इंडियन आर्ट का एवोल्यूशन आपने देखा है फॉर मेनी डेकेड्स। आप पहले इस लाइन में कैसे आए? What drew you to the field of art? एक्चुअली मेरे फादर बैंक में काम करते थे, लेकिन वो लाहौर में थे और तब स्टेट बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक। और वो पार्टीशन से ठीक पहले उन्होंने ट्रांसफ़र लखनऊ करवाने में सफल हो गए, क्योंकि मेरा जन्म जो है वो लखनऊ का है। और यंग एज में ही मेरे पिताजी को पढ़ने का बहुत शौक़ था। विक्रमचंद के नावल ऐसा उनके दोस्त बताया करते थे कि कई बार बैंक जाते हुए वो पढ़ते पढ़ते चले आते थे पैदल। तो वो किताबें हम देखते थे, पढ़ते थे, तो रुचि थोड़ी बहुत तो बन गई। फिर मुझे खुद लिखने का एक आया, तो बहुत यंग एज में, यानी कि 14 की एज में मेरा एक नाटक छपा और उसे रेडियो में उसका वो भी हुआ, प्रोग्राम भी बना। उससे ये हुआ कि जब मैं इंटरमीडिएट में था, पढ़ रहा था, तो मेरा मन हुआ कि एक मैगज़ीन निकाली जाए। इन दोनों लिटिल मैगज़ीन का कंसेप्ट बहुत था और उसमें अच्छी कविताएं, अच्छा लेख और कला भी अगर सामग्री हो तो और अच्छा है। तो मैंने यंग एज में, आप समझिए कि मेरे साथ मेरे क्लास फेलो थे जो कि पेंटर सरोज पाल गोगी के भाई थे, अनंत पाल उनका नाम था। वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े थे, लेकिन किन्हीं वजह से उनकी पढ़ाई रुक गई थी। तो जब मैं उनके साथ पढ़ रहा था तो कहीं जिक्र आया कि भाई उनके पास में ही रहती हैं उस गूगी, और उनके हस्बैंड बहुत बड़े प्रिंट मेकर जयकृष्ण थे। तो उन्होंने मुझे उनके घर ले गए। तो हम लोगों ने जो उन दोनों एक मैगज़ीन निकालना, नई मैगज़ीन, छोटी मैगज़ीन निकाली, आरंभ। आरंभ एक ऐसी पत्रिका थी जिसमें कि मैंने जयकृष्ण और गोगी के सहयोग से आर्ट, मतलब वो पोइट्री और आर्ट की मैगज़ीन थी। तो यानी कि बहुत छोटी उम्र में हमने जब मैगज़ीन निकाली, तब मैं 18 साल का था। उसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट के ड्राइंग्स भी थी, कवर पे भी कई बार बहुत। खुद जयकृष्ण दीनू कट पे कलर के, मतलब ब्लॉक बनाना तो बहुत महंगा था उन दिनों, इंक के, जो दीनू कट पे ही बना करके उसके कलरफुल मैगज़ीन के, वो तो कला से एक रिश्ता बन गया। उसमें पोइट्री के साथ हम लोग ड्राइंग भी देते थे, अच्छे जो जाने माने कलाकारों की ड्राइंग छापी। तो उससे ये हुआ कि मैं अक्सर आर्ट्स कॉलेज में, जब मैं बीए में पहुंचा तो आर्ट्स कॉलेज जाता था और जयकृष्ण अग्रवाल के प्रिंट मेकिंग के सेक्शन में जाके बैठता था। इतनी देरों फिर कुछ बड़े कलाकार किसी न किसी कारण से लखनऊ आते थे। तो गुलाब कसूर संतोष का मुझे याद है, क्योंकि उन दोनों उनका काफ़ी नाम था, और वो नव तंत्र कला या नियो तंत्र का, हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने मतलब एक बार आईआईटी जाना था लखनऊ से कानपुर में, कोई उनका प्रोग्राम था। तो उस गाड़ी में वो बोले कि आप भी चलिए, जयकृष्ण ने मुझसे कहा। तो एक 18-19 साल के लड़के को ऐसा मौका मिले कि दो बड़े कलाकार हों साथ में, तो उससे
मेरी मतलब बेस ऐसा बन गया कि इतनी यंग एज में कला गोगी उन दोनों बाद में तो बहुत मशहूर हो गई, लेकिन उन दोनों वो एक युवा कलाकार थी और बहुत बोल्ड थी। मतलब वो ऐसी महिला थी जो हमारे जैसे लोगों को लखनऊ जैसे शहर में उनको देख के लगता था कि ये आदर्श है हमारी, आइडियल मतलब रखती थी। वो बोलने में बड़ी फ्रीली बात करती थी, सिगरेट पीती थी और मतलब बात साफ कहती थी। So she was ahead of her time. वो लखनऊ जैसी जगह में तो यही कहें, बॉम्बे कलकत्ता की बात हो तो वो मुझे एक उनके पर्सनालिटी ने आकर्षित किया और जय कृष्ण के डेडिकेशन ने, क्योंकि वो प्रिंट मेकिंग में काफ़ी डेडिकेशन करते थे। तो मेरा आर्ट से रिश्ता यानी शुरू से ही बन गया। Okay. बाद में जब मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की जर्नलिज्म की नौकरी का इम्तहान दिया तो उसमें टॉप किया और मैं अब 1 साल बॉम्बे में रहा। उसमें बॉम्बे में टाइम्स ऑफ इंडिया के पब्लिकेशन में मुझे थोड़ा सा ट्रेनिंग मिलती रही और वहाँ से मैं कलाकारों के शो देखने लगा बॉम्बे से। लेकिन तब मैं फिल्म क्रिटिक ज़्यादा था, क्योंकि मुझे धर्मयुग के एडिटर धर्मवीर भारती ने कहा कि आप फिल्म रिव्यू करें। तो मैंने उस ज़माने में मतलब आप समझिए कि अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर जिसमें का उनका कैरियर बना, वो मैंने तब देखी थी उनके, बल्कि अमिताभ बच्चन मेरे बगल में नीचे ज़मीन पे कार्पेट पे बैठे हुए थे, क्योंकि वो जंजीर फिल्म से उनका फ्यूचर था। वो 1973 की बात है ये। तो आप मेन स्ट्रीम और पैरेलल सिनेमा दोनों का करते थे? में वो वीकली है तो उसमें ये नहीं था कि आप सिर्फ में मतलब गर्म हवा अगर फिल्म रिलीज दी उसके अंदर दिखेंगे आप। और पॉपुलर फिल्मों पर चूंकि धर्मयुग का सर्कुलेशन बहुत था, 5 लाख उस जमाने का बहुत बड़ा सर्कुलेशन। जी जी जी। तो मैं उसमें चूंकि फिल्म रिव्यू करने लगा वीकली, तो पॉपुलैरिटी आपको बनी जाती है। तो मैं आर्ट पे उन दोनों थोड़ा बहुत काम करता था। जब लखनऊ में ही था तो मैंने जयकृष्ण पे उनका एक फीचर था कि आर्टिस्ट का एक पेज निकालते थे छोटे से परिचय के साथ। तो मैं जब लखनऊ में था मैंने उसी पत्रिका में जयकृष्ण पे लिखा भी था। तो यानी आर्ट लेखन मेरा लखनऊ में शुरू हो गया था। मैंने दिलमान, जिसमें मैंने बाद में कई साल जॉब किया, दिलमान एक ऐसा साप्ताहिक था जिसमें बड़े बड़े लेखक उसके एडिटोरियल में थे। मतलब आप सोचिए कि कोई भी अंग्रेजी का अखबार भी उन दिनों हुसैन का कवर नहीं दे सकता था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब किशोरी अमोनका का कवर भी इसमें छपता था। एब्सोल्यूट। मतलब वो एक ऐसी मैगजीन थी जो कि उस जमाने में अंग्रेजी में भी ऐसी कोई मैगजीन नहीं थी। और अखबारों में रिव्यू तो छपते थे अच्छे, दिल्ली के टाइम्स ऑफ इंडिया में रिचर्ड लिखते थे, स्टेट्समैन में चार्ल्स पाबरी लिखते थे, लेकिन ऐसी कोई वीकली मैगजीन नहीं थी जो कि इतनी हिम्मत कर सके कि मई कौद पे कवर दे, हुसैन पे दे, हिम्मत शाह पे दे। तो वो हम लोगों ने, जब मैंने बाद में 1 साल की ट्रेनिंग के बाद जब दिल्ली आया 74 में, तो उस वक्त कला का माहौल बड़ा दूसरी तरह का था। ओके। जैसे मैं राम कुमार के अगर मान लीजिए स्टूडियो में जाना हो, या हुसैन का एक दिल्ली आते रहते थे, उनका जैनपुरा में एक फ्लैट था बरकत, और हम लोग मेरे साथ प्रयाग शो की काम करते थे दिलमान में। हाँ जी हाँ जी। हम लोग बड़े बड़े कलाकारों के बड़ी आसानी से मिलते थे, उनसे बात करते थे। ऐसा मौका आज शायद नहीं मिलता है कलाकारों को, मतलब जो युवा कलाकार हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि आर्ट को सीखना है तो एग्जीबिशन से बाहर आइए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। इसके स्टूडियो में जो आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि मैं लकी था जब ग्रेटर कैलाश में मैं 74 में 1 साल रहा, तो हिम्मत शाह मेरे बिल्कुल घर से 5 मिनट के रास्ते थी, बरसाती थी, और मैं संडे को उनके यहाँ जाता था। वो खाना वाना बहुत अच्छा बनाते थे और मैं बैचलर था, तो मैं उनके साथ सारा दिन ही रहता था संडे को। ओके। और वो उनके साथ गप होती थी। ऐसा हिम्मत शाह थे भी अलग तरह के व्यक्तित्व, मतलब वो कोई स्नॉब टाइप के नहीं थे, बहुत ही दोस्ताना उनका स्वभाव था और खुल के बात करते थे। तो मेरा इतना से इसलिए ट्रेनिंग जो शुरू में हुई 70 में, जब मैं 74 में दिल्ली आया, तो ये सारे कलाकार, धूमीमल गैलरी उस समय बहुत बड़ी गैलरी थी, और वही धूमीमल का कब पार्टीशन नहीं हुआ था, और मैं
रवि जैन और महेंद्र जैन के भाई, दोनों उसको बहुत ही स्वामीनाथन उनके एडवाइज़र थे। तो एक साथ 70s में और अर्ली 80s में जो एग्जीबिशन मैंने भी की हैं और जितने कलाकारों से बाद में बाकी शो की ओपनिंग हुई, फिर बाद में बड़ी एक बहुत बढ़िया पार्टी होती थी। कलाकार, बड़े बड़े कलाकार जो आज हैं, वो लोग बिल्कुल मीडिया के साथ तो बहुत ही आगा। मुझे याद है कि वो कई बड़े कलाकार जो आज के हैं उनमें से कहते थे, अरे भाई सबसे पहले तो मीडिया को खुश रखना चाहिए। तो अब लेकिन वो मीडिया का मतलब ये था कि कलाकार को मतलब वो कभी, देखिए कई कलाकार अच्छा खाना भी बनाते हैं। मुझे याद है कि जब हम लोग गढ़ी जाते थे, क्योंकि गढ़ी तो नया नया बना था और उसमें स्टूडियोज में मतलब बड़े बड़े कलाकार। I think most artists are good cooks, no? हाँ, ये भी है Cooking is an art. क्योंकि और उस समय तो कहीं मैं परमजीत सिंह के घर जाते थे, वो बहुत बढ़िया चिकन बनाते थे। और एक हमारे दरोज जो सिरेमिक आर्टिस्ट हैं, काफ़ी मशहूर आज, वो बहुत अच्छे कुक थे, हैदराबाद जी खाना खिलाते थे। हाँ जी। तो ऐसा कहा जाता है कि सारे लोग, चाहे हुसैन हो, चाहे ये लोग कुकिंग में दिलचस्पी रखते रहे हैं। तो एक तरह से वो माहौल मैं शुरू में फिल्म पे भी दिखता था लगातार। और 89 में मुझे रूस में वहाँ एक इंटरनेशनल नॉन फीचर फेस्टिवल वाज के जूरी में चुना गया, जो कि एक काफ़ी लिटरेरी में मेरे पोइट्री पर अवार्ड भी मिले। तो उससे ये हुआ कि मेरा संस्कृति में टोटल इन्वॉल्वमेंट था। पूरी तरह से आप उसमें। ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ एक क्षेत्र में था। हाँ जी, हाँ। हम लोग म्यूजिक भी सुनते थे। भीमसेन जोशी भी सुन रहे हैं, मालिनी राजरकर भी सुन रहे हैं, मणि कौर से मिल रहे हैं, कुमार शानी से मिल रहे हैं, श्याम बेनेगल से मिल रहे हैं। और आर्टिस्ट में तो बताई गाँव सूजा कैट, ये सारे लोग बड़े इजीली अवेलेबल है। And they were also good friends of yours, I believe. फिर धीरे धीरे जैसा होता है, इन दोनों ऐसा नहीं था। अब सूजा तो आज उनके नाम से लोगों को लगता है कि भाई सूजा करोड़ों की पेंटिंग बिक रही हैं, लेकिन सूजा उन दिनों एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट के रूप में हिंदुस्तान आते थे, क्योंकि वो शुरू में इंग्लैंड में तो बहुत पॉपुलर हुए थे 50s में। जिनकी मतलब फ्रांसिस बेकन जैसी एक इमेज बन गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो न्यूयॉर्क चले गए अराउंड 65-66, तो वहाँ पर उनको वो सफलता नहीं मिली जो इंग्लैंड में शुरू में मिली थी। Okay. तो वो बार बार फिर भारत आने लगे, क्योंकि इंडिया में अभी भी पीएचडी के कारण पीएचडी का था। वो भी दिल्ली बॉम्बे की गैलरियाँ उनका काम बेचती थी, लेकिन उससे कोई उनको बहुत पैसा नहीं मिलता था। Okay. क्योंकि भारतीय कला बाजार को किसी ने बनाया है, तो वो मकबूल पैदा हुसैन ने बनाया। ही वॉज अ कस्ट आर्टिस्ट, जिन्होंने कैसे, मतलब मुझे याद है एक गैलरी थी बड़ी मशहूर उस समय, चाणक्य गैलरी, और उसके ओनर कह रहे थे कि भाई आपको क्या पता है कि यहाँ पर 25,000 में हुसैन की पेंटिंग बिक गई तो इतना हल्ला होता है, और वहाँ इतने डॉलर में अमेरिका में पेंटिंग बिकती हैं, ये है। लेकिन इंडियन रियलिटी में ये था कि उन दोनों, जैसे हुसैन ने टाटा और इन सारी, मतलब बहुत जो एक फैमिली से रिच फैमिली, उनको आर्ट खरीदने की ओर प्रेरित किया। Okay. तो उससे ये है कि अगर देखें आप 70s में ही सबसे पहले हुसैन ही ऐसा आर्टिस्ट था जी, जो कि अपना काम बड़े आराम से बेचता भी था, और उनको न्यूज़ में रहने की कला भी आती। देखिए न्यूज़ में रहने की कला भी उनको हेल्प करती थी। जैसे अगर आदमी जो है चंद्रमा पे गया तो उन्होंने एक पेंटिंग बना दी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम उन्होंने वो तब भी पेंटिंग बना दी, उनको दुर्गा बना दिया। तो वो न्यूज़ में रहने की कला है। मतलब वो कोई ना कोई, दुबई में जब एक बार वो रहते थे उन दोनों, जब भारत से अलग, तब मुझे याद है कि सलमान खान और उसका ऐश्वर्या राय का जब किस्से चल रहे थे, उसने शादी की उससे अभिषेक बच्चन से, तो उन्होंने एक बना दिया था वहाँ दुबई के अखबारों में, कार्टून टाइप का बना दिया था कि सलमान खान जो है कटोरा लिए बैठा हुआ है और वो घोड़े पर दोनों
मतलब सवाल हो गया। So basically, Hussain Saab's work was always relevant in some way, in some context. वो एक ऐसी चीज़ थी जो कि समझिए कि उनको बहुत फेमस भी करती थी और लोगों का ध्यान भी है। हाँ जी, हाँ और जी। दूसरा ये है कि वो पब्लिक के सामने पेंटिंग करते थे, हर कोई नहीं करता। नहीं करते, नहीं करते। जैसे कुछ पेंटर बड़े सीरियस होते हैं, अकेले में ही काम करना चाहते हैं, हाँ जी। लेकिन वो मैंने उनको कई बार मैंने देखा है कि एक बार श्री फोर्ड ऑडिटोरियम में वो मंच पर उन्होंने एक सत्यजीत राय की फिल्म पर पेंटिंग बनाई, तो सब सामने बैठे हुए थे। हाँ। तो ऐसा मतलब इस तरह का शोर शराबा करके ग्लैमर पैदा करके उन्होंने इंडियन आर्ट को एक नया डायमेंशन को दिया। जी, जी, जी। तो इस तरह की यादें थी उन दिनों। और चूंकि मैं लिटरेचर में भी सक्रिय था, मैं कविता भी लिखता था, कहानी भी, हाँ कुछ जी, नया। हाँ जी। और कला पे तो लिखते ही थे हम लोग, बहुत शुरू से ही कला पे लिखना शुरू कर दिया और फिल्म पे लिखते थे। मतलब मैं पूरी तरह से कंसेप्ट में ही वो था। कहानी और उपन्यास brings me to your trilogy, which starts with Seppuku, है ना? It is a series of 3 books जो आपने इंस्पिरेशन लिया है from real incidents in the art fraternity, right? Could you tell us something about that? एक्चुअली जो भी होता है, आप जो भी लिखते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी आसपास की ज़िंदगी से ही आता है। आइडिया भी वहीं से आते हैं, रियलिटी भी वहीं से आप ऑब्जर्व करते हैं। या कभी कभी आप अगर किसी पर्टिकुलर मान लीजिए अस्पताल के थीम पर लिख रहे हैं तो आप फिर जाकर उसको जानते हैं। अब चूंकि आर्ट की दुनिया जो है उसका डेवलपमेंट बहुत इंटरेस्टिंग था, इंडियन आर्ट की दुनिया का। उसमें शुरू में आर्टिस्ट स्ट्रगल जो करते थे और जो उनके धीरे धीरे जब मनी आ गई उसमें, तो उसमें एक छोटा मोटा माफिया भी बन जाता है। ये गैलरियों की पॉलिटिक्स होती है, आर्टिस्ट की स्ट्रगल होती है, और फेमस होने के बाद गैलरियाँ कैसे किसी भी आर्टिस्ट को यूज़ करना चाहती हैं या उसको प्रमोट करके आगे बढ़ा देती हैं, क्योंकि उनकी पावर है, बड़ी गैलरियों की पावर होती है। लेकिन शुरू में जब मैंने देखा, जब स्वामीनाथन वगैरह के मतलब डूबीमल में खास तौर पे जो भी बड़े आर्टिस्ट थे उन दिनों, सबके शो हुए, चाहे वो कृष्ण खन्ना हो, चाहे विकास भट्टाचार्य में, चाहे श्यामल दत्ता राय हो, यानी कैप्टेटा के पेंटर थी दिल्ली में, आगे मनु पाठक उन दिनों कैप्टेटा भी थे। और इस सारे ही दोस्त जोगेंद्र चौधरी के शो हुए वहाँ। और कुछ समय शायद ही कोई बड़ा कलाकार का शो ना हुआ। मतलब हुसैन का इतना नहीं रिश्ता था, क्योंकि उनकी दूसरी गैलरियों से ज़्यादा शायद रहे हों, लेकिन ये स्वामी के कहने पर मेरे ख्याल में सभी बड़े कलाकारों ने, जो बाद में कई अर्पिता वगैरह का शो वही हुआ, माधवी, इन सब के शो वही हुए। ओके। तो उससे ये है कि मुझे, चूंकि हम लोग जाते थे, रवि जैन से हमारा काफ़ी संपर्क था, प्रयाग जी और मैं वहाँ अक्सर शाम को चले आते थे, चले ही जाते थे। गरीब में मंजी बाबा, मृणालिनी मुखर्जी, अपूर्वा कौर, ये सब लोग एक ही स्टूडियो में 4-5 लोग काम करते थे। तो वो उन दोनों ये था कि शाम को हम जाते थे, जैसे ऑफिस से गढ़ी, तो या हम कॉफ़ी हाउस जाते थे या फिर भूमि में जाते थे। वो 3-4 ये जगह थी। उसमें हमने आर्ट को बहुत देखा, आर्टिस्ट के साथ बहुत मतलब उनके झगड़े भी बहुत देखे, उनसे प्यार भी बहुत देखे। गली में हमने ये भी देखा कि कैसे गिलास तोड़ गए या कैनवस के ऊपर फेंक दिया गया ना, तो वो एक जैसा मनुष्य होते हैं। तो मैंने ज़िंदगी के, चूँकि एक तो मैं आर्ट की दुनिया में मुझे ज़्यादा मज़ा आने लगा, क्योंकि लिटरेरी दुनिया में वो मुझे, हालांकि लिटरेरी दुनिया में भी रहते थे हम, लेकिन मैं जो हूँ उस दुनिया को देख रहा था। तो शुरू में मैंने कहानियाँ भी जो कुछ लिखी थी वो भी आर्ट की दुनिया पर थी। एक कहानी का नाम था चिपेरी, जो कि मेरे बाद में एक किताब का ही नाम हुआ। यानी कि आर्ट उपन्यास तो मैंने बहुत बाद में लिखा है। ओके। मतलब नॉर्मली जिस एज में मैंने उपन्यास लिखा है उन तो लोग लिखना बंद कर चुके होते हैं। वो जब मैंने 2014 के आसपास मैंने जो 3 नावल लिखे हैं, वो समझे कि आमतौर पर उस एज में तो लोग नावल नहीं लिखते हैं।
तो वो उसके पीछे चूंकि इतने सत्य थे, इतनी सच्चाइयाँ, इतनी कहानियाँ थी कि अभी 3 उपन्यास में 2 आर्ट की दुनिया पर हैं। पहला वाला हाँ जी, हाँ जी। और तीसरा वाला डायरी ऑफ ए सक्सेस यस, जो अभी यस, फिल्म में है। यस। और दूसरा जो है वो पत्रकारिता की दुनिया से है, हाँ जी, हाँ जी, जर्नलिज्म की हाँ दुनिया जी, के। हाँ जी। तो उस दुनिया में आज भी मेरे पास कम से कम 2 उपन्यास की थीम है। हालांकि अब इतना So do you plan to write those? लिख सकता हूँ। अगर देखिए एक मूड तो है मेरा, कोविड के ज़माने में एक हाँ। आइडिया मिला हाँ। नॉवल जो है कोई लिखता है जैसे मतलब समझिए कि वो सच्चाइयाँ बहुत हुआ हैं कि बाप जो बहुत मशहूर पेंटर अगर हो जाता है तो उसके आप चाहते हैं कि कोविड के टाइम पे उसको लगभग बंद ही कर दिया जाता था और घर वाले कहते थे भाई तुम्हें कोविड है तो हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो उस चक्कर में उसका गलत अर्थ भी होने लगा बाद में धीरे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कि बहुत से बड़े कलाकारों के बच्चे क्योंकि पैसा आ गया कल Many times they are exploited by their own children also, right? और ये मुझे किसी कलेक्टर ने एक बार कहा कि सबसे अधिक जो है कलाकारों, बड़े कलाकारों के बच्चे प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि उनको ठीक है, बच्चे हैं, उनका राइट है, लेकिन एक राइट क्रिएटिविटी को आप मतलब डिवाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर कोई पर्टिकुलर स्टाइल पेंटिंग अब बिकती है और दूसरी नहीं बिकती है, लेकिन आप खुद कलाकार है, आप जानती हैं कि कैसे एक आर्टिस्ट जो है वो नया करना चाहता है। Evolve करता। अभी ये नहीं देखता है कि यार बाजार इसका गर्म है तो मैं यही बनाऊं। जी, जी, राखी जी। टंडन जिनके साथ मैंने बहुत समय बिताया, मैं उनके स्टूडियो में उन पर मैंने कई किताबों का काम किया, उन पर फिल्में बनाई। तो उन्होंने वो क्या करते थे कि जैसे उनकी जो सबसे फेमस पेंटिंग होती थी जो बहुत बिकती थी, वो खास तौर पर जो लोटस पॉन्ड की पेंटिंग थी, तो उसकी डिमांड बहुत होती थी। लेकिन वो ये कहते थे मुझसे कि मेरी जो मन करेगा वही बनाऊंगा। ये दिए कि भाई लोटस पॉन्ड 15 बना दो, बाकी कुछ छोड़ के। क्योंकि अच्छा कलाकार पैसे से भी परे जाना चाहता है। जी, जी, बिल्कुल। ठीक है कि पैसा भी इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, लेकिन वो ये नहीं है कि गैलरियाँ बताएं कि भाई तुम अगर तुम्हारे यहाँ ये बिकते हैं, मतलब पर्टिकुलर कोई हर एक एक पहचान बन जाती है। एक पीरियड कलाकार का ज़्यादा सफ़र होता है, जी। आप सोच सकती हैं Absolutely. कि किसी भी, अब जैसे कृष्ण खन्ना है, उनके जैसे बैंड वाले जो हैं वो बहुत बिकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि एक बार उन्होंने मुझसे कहा बहुत बार थक जाता हूँ, बोर हो तब वो जब मूड होता बनाता है आदमी, ऐसा और कई बार ऐसा नहीं कि आप दबाव में भी बनाते हैं। जी। देखो पिकासो जैसा कलाकार जो है वो भी, हुसैन का तो असली आइडियल पिकासो था। बिल्कुल, बिल्कुल। वो जो कहते थे, पिकासो ने एक बार किसी ने उससे पुराने पीरियड की पेंटिंग की मांग की, यानी रोज पीरियड और मतलब उस जमाने में उसका जो ब्लू पीरियड पे। यस। तो उन्होंने एक बार किसी को मजाक में कहा कि उसके जो एजेंट ने कहा वो तो अब आपकी खत्म हो गई सारी पेंटिंग। तो बोले कहो तो मैं नया फिर से बना दूँ इसी पीरियड की एक पेंटिंग। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं यह है कि आखिर कलाकार को कभी कभी लगता है कि भाई बिक रहा है तो मैं पैसा कुछ कमा लूँ तो मैं सिक्योर हो जाऊँगा, लेकिन उसको आदत बनाना आदत। Yes, अगर absolutely. आपकी एक पर्टिकुलर स्टाइल बहुत पॉपुलर हो गई तो उसके बाद जो है आप उसी को बनाते रहेंगे जस्ट फॉर मनी। So it is the difference between need and greed. हाँ हाँ। है ना? तो वो एक अच्छा बड़ा कलाकार है ना कहीं नया रास्ता खो के करता है। इवन नॉट ओनली पेंटर, फिल्म मेकर हो कुछ, Anybody who is creative. आप मतलब ये थोड़ी है कि एक चीज आपने बना ली तो वही अच्छा पड़ाते हैं। हाँ, ये तो नहीं करते हैं कि भाई सफेद पंजाबी से जाएंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, नौका से आगे नहीं जाएंगी। बिल्कुल। तो आपके क्लासिक आप पैदा करते हैं, पेंटिंग में भी है। हुसैन साहब के पास तो खैर बहुत विषय थे, हाँ, उनका ये नहीं है, लेकिन उनके घोड़े बहुत चलते थे। बिल्कुल। एक बार उन्होंने मुझे इंटरव्यू में कहा कि भाई मैं तो घोड़े बेचता हूँ और फिल्में बनाता हूँ।
बिल्कुल, ट्रू, ट्रू। कहीं ना कहीं ये था कि घोड़े बिकते थे तो उससे पैसा कमा के, हाँ जी, हाँ जी, और जब उन्होंने बाद में अपनी फिल्म बनाई गजकामिनी वगैरह, हाँ जी। तो वो उन्होंने कई बार कहा भी था कि मैंने जब देखा कि पैसे कम हैं, बजट बहुत महंगा है, तो उसमें एक बड़ी पेंटिंग घोड़े की बना दी और बेच दी। तो वो अगर मजाक में दिया या दूसरी बात, लेकिन और यूं देखिए तो दूसरी बात है, यानी कि आपको बाजार का गुलाम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, आई एग्री विथ यू ऑन दैट। आप एक वो हो सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत शिकार हो सकते हैं, हाँ, सब लोग होते हैं, बिल्कुल, भी होता है, बिल्कुल, लेकिन उसका पूरी तरह गुलामी एक अलग चीज। ट्रू। टेल मी वन थिंग, आपके हिसाब से व्हाट इज द ट्रू रोल ऑफ एन आर्ट क्रिटिक कला के इस दुनिया में? आर्ट क्रिटिक का एग्जैक्ट कंट्रीब्यूशन क्या है बिसाइड्स जस्ट राइटिंग अबाउट आर्ट? देखिए, पहले एक ज़माने में तो काफ़ी सीरियस लोग आर्ट क्रिटिक जो लिखते थे अखबारों में, भले स्पेस कम होता था, मतलब उनके रिव्यू बड़े बड़े नहीं होते थे, लेकिन स्टेट्समैन में चार्ल्स फाबरी के रिव्यू थे, और रिचर्ड टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखते थे, केशव मलिक लिखते थे टाइम्स ऑफ इंडिया में, स्टेट्समैन में के आर कौल लिखते थे, हिंदुस्तान टाइम्स में के नायर लिखते थे, और मतलब दिनमान साप्ताहिक में बैग जी लिखते थे। तो इस तरह से एक ये सब लोग जो लेखक थे, उनके छोटे छोटी चीज़ें भी काफ़ी, मतलब स्पेस कम होता था लेकिन आइडियाज़ होते थे। स्टेट्समैन अखबार कोई बहुत, दिल्ली में वो कलकत्ता का अखबार था और वहाँ पॉपुलर था, लेकिन दिल्ली में इसको आर्ट डिप्लोमेट्स इसलिए पढ़ते थे ताकि आर्ट के रिव्यू पढ़ सकें। आपने एक बार एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझसे कहा था, दैट एन आर्ट क्रिटिक्स रोल इज दैट ऑफ अ मिडवाइफ। हाँ, वो एक्चुअली वो क्रिटिक का ही कंसेप्ट है। वो एक लूसियन गोल्डमैन यूरोप के बॉड चिंतक थे, उनका ये कंसेप्ट था कि आप जो हैं यू आर, मतलब मिडवाइफ की तरह हो, आप खुद नहीं बच्चा पैदा कर रहे हो लेकिन उसमें मदद कर रहे हो, यानी वो मिडवाइफ का रोल भी इम्पोर्टेंट है। उसको ये नहीं कह सकते हैं कि बस थोड़ा सा उसने काम किया है। तो क्रिटिक जो है वो, मुझे एक बार गीता कपूर ने कहा कि अरे भाई, क्रिटिक के तो, मतलब आर्टिस्ट के तो पेट में बहुत कुछ होता है, कहाँ कहाँ तो मेरा कहना है कि फिर मिडवाइफ का मतलब ये है कि क्रिटिक उसके पेट में सही चीज़ क्या है उसको देखे, परखे, उसको एनालाइज करे, उसको निकाले। हाँ। तो वहाँ उसका मतलब आर्टिस्ट के पेट में तो बहुत कुछ है, वो सही बात है, लेकिन उसको निकालने का काम ही तो आखिर मिडवाइफ को तो सही बच्चा निकाल रहा है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि वो एक तो आर्टिस्ट के साथ क्रिटिक का रिश्ता अगर आप देखिए, हिस्ट्री में देखिए, अमेरिका में जैसे हेरल्ड रोजनबर्ग, क्लीमेंट ग्रीनबर्ग, ये दोनों बड़े क्रिटिक थे उस ज़माने के 40-50 के अमेरिका के, और ये दो आर्टिस्टों के साथ रहते थे। उनके साथ ये नहीं है कि वो कमा करके मौज कर रहे हैं और क्रिटिक बेचारे ऐसे, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो उनको उनके साथ जुड़ते थे। अब क्लीमेंट ग्रीनबर्ग ने कितना अमेरिकन पेंटिंग को दुनिया भर में लोकप्रिय करने के लिए जगह जगह जाकर हिंदुस्तान भी आए, और उन्होंने हिंदुस्तान में, मुझे याद है लेट 60s में आए थे वो, उन्होंने ये कहा कि मतलब इंडियन आर्ट में एक्सपोर्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो काफ़ी इसको लेके विवाद भी हुआ था कि इसको, तभी वो नियो तंत्रा पेंटिंग हिंदुस्तान में काफ़ी बनने लगी, क्योंकि उनको लगा कि इसमें एक्सपोर्टेबिलिटी है, अमेरिकन एब्स्ट्रैक्ट जो आर्ट है उससे अलग है। तो दूसरा ये था कि ये जो एक पीढ़ी थी, वैसे तैयब मेहता, राम कुमार, गाय टोंडे, ये लोग बहुत, मतलब पूरी तरह से 24 घंटे के आर्टिस्ट थे। ये लोग डूबे रहते थे उस दुनिया में। तो उससे ये है कि ये लोग कोई बहुत प्रचार में नहीं आते थे। जैसे हुसैन के अंदर तो ये था कि हुसैन ने इंडियन आर्ट की मार्केट भी बनाई ना, यूँ देखा जाए। और सूजा, चूँकि सूजा का कैरियर ऐसा था कि वो लंदन में बिल्कुल एक लगा था कि वो दुनिया के बहुत बड़े आधुनिक कलाकार में होंगे, लेकिन जब वो अमेरिका चले गए तो वो भीड़ में शामिल हो गए। बट उसके पीछे कई कारण थे, मतलब अमेरिकन आर्ट का सिस्टम अलग है, जैसे पेरिस का अलग है,
अब रज़ा साहब जब मुझे पहली बार मैं रज़ा साहब से मिला था 1980 में पेरिस में, उनके मैं स्टूडियो में गया था और वो कह रहे थे कि आजकल मेरी मार्केट यहाँ इतनी अच्छी नहीं है, मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में शो कर रहा हूँ। ओके। तो मुझे यानी सर्वाइव करने के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन वही 80 में ही रज़ा ने बिंदु सीरीज शुरू की थी और कब मैं उनसे मिला था अप्रैल महीने में, तो वो शुरू के मतलब उन्होंने कुछ मुझे बल्कि एक उन्होंने मुझे पेपर पे वर्क भी दिया था जिससे बिंदु था, वो उनका एक तरह से बिगिनिंग था जिससे कि आज वो जाने जाते हैं। यस सीधी यस सी यस यस यस। वो उनके अध्यापक ने कभी उनको गांव में जब वो पढ़ते थे तो जंगलों की दुनिया में रहते थे, उनके फादर से फॉरेस्ट ऑफिसर थे, तो वो उनको बिंदु याद था। और उस बिंदु ने 80 में जाकर जब उनको ये, चूँकि उन्होंने मुझे बताया कि इन दिनों मेरी पेंटिंग स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में बिक रही है, क्योंकि इंडिया में तो मार्केट थी नहीं 80 में कोई खास, तो छोटी मार्केट तो। और कभी कभी डिप्लोमेट जो आते थे यहाँ पर, वो मान लीजिए स्वामी की पेंटिंग खरीदी 5,000 रुपये में या 10,000 में, इस तरह के मतलब होता था। तो उस माहौल में रज़ा सूजा को तो मैंने देखा है कि वो काफ़ी स्ट्रगल ही करते थे। वो जब दिल्ली आते थे अक्सर वो बगैगंज में एक छोटे से होटल में रहते थे, गेस्ट हाउस था, जीवन गेस्ट हाउस। और आप सोचिए अमेरिका में रहने वाला पेंटर जो न्यूयॉर्क में रहता है, वो एक जीवन गेस्ट हाउस में आके ठहरता था। कई बार मैंने उनको वहाँ मिला हूँ, फिर मेरा ऑफिस निर्माण का बगल में ही था। तो इसका मतलब ये है कि बहुत पैसा नहीं होगा ना, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली लेकिन जबकि वो रहते विदेश में थे, एब्सोल्युटली। लगता है कि जैसे विदेश में तो काफ़ी कमाने का मौका मिल रहा है। ऐसा है कुछ पेंटर, अविनाश चंद्रा, जब मुझे याद है हम लोग जब पढ़ते थे तो स्टूडियो इंटरनेशनल जो बहुत बड़ी मैगजीन थी आर्ट की, लंदन में छपती थी, उसमें मैंने अविनाश चंद्रा का एक फुल पेज का ऐड देखा उनके एग्जीबिशन का। और आज तो लोग यहाँ नाम भी नहीं जानते होंगे अविनाश चंद्रा का, लेकिन उन दोनों ये सब लोग जो हैं थोड़ा बहुत इनको मौका मिला था। ओके। लेकिन आज की बात और है, आज तो ये है कि सुबोध गुप्ता के बाद तो पहली बार शायद ऐसा हुआ, क्योंकि हुसैन के साथ भी ऐसा नहीं हुआ था। हुसैन के ज़्यादातर करेक्टर NRI थे बाहर के, लेकिन सुबोध गुप्ता के साथ ये ट्रेडिशन शुरू हुई जो और कलाकारों पर साथ में आगे बढ़ी, कि जो वेस्ट का आर्ट कलेक्टर था उसने उन चीज़ों को खरीदना शुरू किया। ओके। मतलब उसको ऐसा नहीं है, आप देखिए एक तो बड़ौदा के नैरेटिव आर्ट को ब्रिटेन के लोगों ने बहुत आगे बढ़ाया। यस यस तो गुलाम मोहम्मद शेख, भूपेन खट्टर, ये सारे आर्टिस्ट जो हैं लंदन में भी काफ़ी लोकप्रिय हुए, शोज हुए। लेकिन आमतौर पे सच्चाई ये है कि जो इंडियन आर्ट की मार्केट जो है वो जब तैयब मेहता की 7 करोड़ में पेंटिंग बिकी थी, तो मुझे उन दिनों में न्यूयॉर्क में था, 2007 की बात है। और तब ये सेंट्रल आर्ट वालों की नई गैलरी एक बहुत पॉश न्यूयॉर्क के एरिया में खुली थी, उसकी ओपनिंग में मैं गया था। ओके जहाँ सूजा की बेटी भी थी, शैदी सूजा। ओके और मैं उस कलेक्टर से भी मिला जिसने 7 करोड़ में तैयब मेहता की पेंटिंग दी थी। तो वो एक नया था, मतलब वो करोड़ों में सोचने की बात तब शुरू हुई। ओके। अब इसके अच्छे नतीजे भी हैं कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होने लगा, कई गैलरियों ने किताबें छापी, पहले कुछ छपता ही नहीं था। आज आप देखिए कि गायतोंडे का कोई भी बढ़िया इंटरव्यू नहीं है जो वीडियो पे आप देख सकते हैं। तो इन कलाकारों को बोलते हुए देखना उनको, इसीलिए मैंने धोबीमल के लिए एक सीरीज शुरू की, आर्टिस्ट से बात की। हाँ जी, आई हैव सीन मेनी ऑफ दोस। 50 से भी अधिक हमने, यस 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 यस। उसमें से अब जैसे कई लोग नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़ और वो सामने अपने आर्ट समझा रहे हैं, तो ये That is a very different way of understanding. मेहता ने एक बार Yes. देखिए, मैं शायद ये टू प्री में एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने वेस्ट से अच्छी चीज़ें तो नहीं दी, बुरी चीज़ें थी। अच्छी चीज़ें ये थे कि वो डॉक्यूमेंटेशन बहुत करते थे।
किताबें, कैटलॉग, तो वो जो एक कमी थी अब थोड़ा पूरी हुई है। किताबें अच्छी आई हैं, लेकिन आर्ट क्रिटिक जो है अब देखिए अखबारों डेली पेपर तो बिल्कुल भी आर्ट रिव्यूज में इंटरेस्टेड नहीं है। ओके। अब वो ग्लैमर में इंटरेस्टेड है। जी जी जी। इसलिए खबर ये है कि भाई मंजीत बावा, जब मेरा नॉवल से पप्पू लिखने की प्रेरणा मुख्य रूप से ये थी कि मंजीत बावा जब कुआं में चले गए, काफ़ी मशहूर हो गए थे वो, उनकी पर्सनालिटी। मैंने तो एक बार मंजीत से कहा भी था कि यार तुम तो छोटा हुसैन हो गए हो, क्योंकि उनके अखबारों में दाढ़ी वाले फोटो छपने लगे। उसमें ये हुआ कि वो कुआं में चले गए, और एक शो में जहाँ वो बहुत ही पसीने पसीना में, मुझे याद है वो आखिरी टाइम मैंने उनको देखा था, क्योंकि उनसे मेरी काफ़ी दोस्ती हो गई थी 80s में। तो वो जो है, मतलब आप सोचिए, बड़ा आश्चर्य की बात थी कि मंजीत बावा जैसा आदमी वो कोमा में है, अखबारों में फ़ोटो छप रहा है, वो वाइन की किसी पार्टी में हाथ में वाइन का गिलास लिए खड़े हुए हैं, और उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये आर्टिस्ट आजकल कोमा में है। तो यानी कि वो देख के मुझे दैट इज यस। नॉवल का प्रेरणा मिली। को एक जापानीज वर्ड है जो हकाकीबी था, जिसमें एक कहते हैं कॉर्पोरेट सेपेकू। हाँ तो कॉर्पोरेट सेपेकू का मतलब होता है कि आपने ऐसा निर्णय लिया कि फिर आप अपनी मतलब इंडस्ट्री बंद कर देते हैं, जी जी जी। वो कहीं ना कहीं आप सुसाइड ही होती है। हाँ। तो मुझे लगा कि इंडियन आर्ट सीन सुसाइडल हो रहा है। That leads, yeah, sorry to हाँ। interrupt. That brought another thing to my mind. We are living in a very fastly changing world, you know. पिछले from the 20th century to 21st century, last few decades में काफ़ी fast changes हुए हैं. And as we are living in this fast paced life of short form content, similarly लोगों का, मेरे मेरे को लगता है एज एन आर्टिस्ट कि लोगों का, पीपल हु इन्वेस्ट इन आर्ट, वो सिर्फ एक आर्ट को पसंद करके नहीं, उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू देख के वो इन्वेस्ट करते हैं, एंड दे वांट अ क्विक रिटर्न ऑन इट. What is your view on that? And how should the majority of artists, especially mid-career artists who are too young to be molded by any particular gallery, you know, or I'm sorry, too old to be molded by a particular gallery and too young to become masters overnight, how should they deal with this? Many artists are dealing with this. देखिए ऐसा होता है कि कई बार आप बहुत यंग एज में ही मास्टर को पहचान लेते हैं, हाँ जिसे आप कह सकते हैं फ्यूचर मास्टर ने काम किया था। हाँ वो ऐसा होता है कि कई बार 22 साल का आर्टिस्ट भी हाँ अचानक ऐसी पेंटिंग बना देता है हाँ जो आपको लगता है कि इसमें बहुत टैलेंट। मैं ऐसे ही आर्टिस्ट देखे हैं, हाँ मतलब नाम लेने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने कई यंग आर्टिस्ट देखे थे जो बिल्कुल नई, उनके काम में इतनी ताकत थी, जिनका नाम जो है मतलब कहीं था ही नहीं, क्योंकि वो नाम, उनका काम देख के मालूम पड़ जाता है कि इसमें बहुत टैलेंट है। Absolutely. तो वो जो ऐसे लोग कम होते हैं, हर कोई पिकासो नहीं जान लेता। Absolutely. तो उस तरह के जो टैलेंट जिनमें है उनको तो आप पहचान लेते हैं। उनमें से कई होते हैं वो परवाह नहीं करते हैं कि मुझे पैसा कितना मिल रहा है, वो अपनी आर्ट को ही, मतलब वो अब लकीली आज प्रमोटर बड़े आ गए हैं। Okay. जैसे मैं फणींद्रनाथ चतुर्वेदी का मैं बहुत पहले से कहा हाँ, क्योंकि वो जय कृष्ण के स्टूडेंट थे, जय कृष्ण से मेरा पुराना परिचय था। तो वो जब दिल्ली आए थे 2010 के आसपास, तो मैं शुरू में ही देख लिया था कि भाई इसमें टैलेंट है काफ़ी, और लेकिन उसको एक बड़े आर्ट कलेक्टर ने प्रमोट करना शुरू कर दिया बिल्कुल यंग एज से। जो कि ऐसा है कि कई साइलेंटली कई आर्ट कलेक्टर आज भी हैं जो नज़र रखते हैं, गैलरियाँ भी रखती हैं, लेकिन गैलरियाँ से अधिक वो आर्ट कलेक्टर एक सपोर्ट होते हैं। तो वो तो हुआ ग्रेट टैलेंट्स के लिए। तो मतलब 100 में से 10 आर्टिस्टों को ऐसा मौका मिलता हो, लेकिन कई आर्टिस्ट अपने लॉन्ग स्ट्रगल में बड़े आर्टिस्ट के रूप में धीरे धीरे एस्टैब्लिश हो जाते।
ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जीनियस फॉर्म जीनियस ही होते हैं। कई लोग अपने जैसे अगर मान लीजिए किसी ने जो लाइन होती है, जैसे हम कहते हैं ना बाउल क्ली को जो लाइन मिली है वो एक दिन में नहीं मिलती है, तो वो है बहुत बरसों की मेहनत होती है। उस तरह गायतोंडे की लाइन पाने के लिए एक पूरा जीवन होता है। ट्रू। वो आप उसको लाइन को मतलब जोगेन चौधरी अगर आज पट से रेखांकन बना देते हैं, अब हर एक आप देखिए ड्राइंग की कैपेसिटी को आप देखिए अलग अलग ढंग से कॉर्न बना देते थे, आपके सामने घोड़ा बना के रख देते थे, सूजा कर सकता था, जुगेन कर लेते हैं। लेकिन कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो ऐसा नहीं कर सकते, जो ड्राइंग नहीं आपको फट से बना के देंगे ड्राइंग, क्योंकि ये हर एक की अपनी लाइन है, लाइन के पीछे संघर्ष होता है। क्योंकि आर्टिस्ट कहीं ना कहीं पैसा भी जितना भी आ जाए, ये मैंने एक बार कहीं कहा भी था कि आज के जो यंग आर्टिस्ट हैं जो अच्छे सफल हैं, तो वो आर्टिस्ट कम बैंक मैनेजर ज़्यादा लगते हैं। उसकी वजह है क्योंकि आर्टिस्ट जो है ओरिजिनल जो वैन गॉग का कंसेप्ट था वो तो ख़त्म हो गया। तो ही मतलब बहुत ही मोहिमियन आदमी, पागल आदमी, कहीं मतलब कान काट लिए उसने, तो उसके Yes, 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 I have read it. वो मतलब एक जीवन जैसा जीते थे फक्कड़ जीवन मैंने देखा है। कड़ी के आर्टिस्टों में कई फक्कड़ जीवन रेबल थे, लेकिन धीरे धीरे बाजार कोशिश करता है कि इन रेबल्स को भी पकड़ लिया जाए, पर इनको हाथ पैर जाएं जकड़ दिए जाएं ताकि ये लीवर से अधिक फिर वो बैंक मैनेजर बन जाए। तो वो मेरा ही मानना है कि देखिए अब दुनिया में एक तो आर्ट क्रिटिक के रूप में ये लगता है कि अगर आपने दुनिया में जाके आर्ट ओरिजिनल नहीं देखी जी बिल्कुल। तो आप वो आर्ट क्रिटिक नहीं बन पाएंगे जिसकी ज़रूरत होती है। ट्रू। क्योंकि मेरा अपना अनुभव ये है, पॉलिटली जैसे हम लोगों ने जो स्वामी वगैरह बहुत मान लेते थे उनका, और पॉलिटली का ओरिजिनल वर्क मैंने जब वहाँ जाकर देखा ज्यूरिक में, तो ओरिजिनल देख के मुझे लगा कि हम तो जो देख रहे थे वो बिल्कुल ऑफ था जिस पाउटली को हम जानते थे, छोटे छोटे काम से। और सबसे अधिक उदाहरण तो मैं दूंगा आपको पिकासो की गेर्निका का, क्योंकि बड़ी मशहूर पेंटिंग है, टीथ की बात पेंटिंग है, जी। और वो सबको पता ही है कि वो एक गांव था जिसको And it is very thought provoking. तो मैंने जब बुक्स में देखता था तो मुझे लगता था कि ये क्या पेंटिंग है, इसमें कोई बहुत बड़ा कुछ तो है नहीं। मतलब मैं छोटी होती थी और ओरिजिनल पेंटिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं दिखता था। लेकिन जब मैं मैड्रिड गया और वहाँ पर वर्विका का मूल असली पेंटिंग देख, बड़ी पेंटिंग है, और वो देख के आप हैरान रह जाते हैं कि ये तो ग्रेट पेंटिंग। Absolutely, absolutely. एक ग्रेट पेंटिंग को अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर जो संस्थान है कला के सरकारी, वो लोग कई बार ऐसा होता था कि जो भी घूमने आते थे वो क्रिटिक को नहीं लेके आते, अच्छा। तो क्रिटिक को मौका ही नहीं मिलता था। या तो ये हो कि आप अपना घर बेच करके आप घूमिए दुनिया, एक तरीका है ये। मैंने तो वही अपनाया कि मुझे लगा कि आर्ट क्रिटिक बनना है तो आपको दुनिया देखनी है। तो उसके लिए ये है कि अब पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए? पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो भी पैसा बचाओ किसी तरह से कमाओ, जो भी, उसके बाद जो है म्यूजियम में जाके ओरिजिनल पेंटिंग देखो। Yes, museums are very क्या मात्रा है, वैसे पेरिस, रोम और लंदन और न्यूयॉर्क तो बहुत बड़े कला केंद्र हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मैड्रिड अकेले में 3 बड़े म्यूजियम एक ही जगह पे हैं। पेशा से ऊपर ही है, गेर्निका देखिए, फिर प्रादो दुनिया के जो 5-6 बड़े म्यूजियम हैं उनमें माना जाता है। उसके अंदर गोया की पेंटिंग देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे। वहाँ पर जो वेलस्क्वेज की एक पेंटिंग है दैट्स मैनिनास, उस पेंटिंग से मतलब उस लड़की जो बीच में है उस पेंटिंग के, पिकासो ने उस पर 100 मतलब स्केचेस किए थे। मतलब आप अगर लास्ट मैनिनास देख लेंगे, ये तो रिचर्ड सेरा से करता था, वह मशहूर, अभी उसका डेथ हुई है। उसके एक इंटरव्यू में कहा कि मैं जब गया, मैंने जब वेलस्क्वेज की वो लास्ट मैनिनास को देखा, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं तो पेंटिंग नहीं कर सकता,
मतलब उस मस्तक हो गया। Okay. उस पेंटिंग के सामने उसने पेंटिंग करने का इरादा ही छोड़ दिया और उसने स्कल्पचर को अपना विधा बनाया। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग वो पेंटिंग देखे थे, Absolutely. भाई ये है कि एक डेडिकेशन जो होता है ओरिजिनल वर्क देख के होता है। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा मौके नहीं मिलते हैं इंडिया में थे देखो में बाहर घूमने के, पर एक ज़माने में मुझे याद है कुछ आर्टिस्ट अपना थोड़े पैसा कमाते थे लेकिन वो बाहर जाके घूम के आते थे अपना किसी तरह से, मतलब वो कोई उन दोनों गैलरियाँ कहाँ भेजती थी, गैलरियाँ तो अब भेजती हैं, अब कैंप होते हैं। हाँ जी, ये हाँ सब जी। तो आया था अभी 4-5 साल पहले की कैंप ही कैंप होने लगे थे। जिसको देखो जो भी जिसके पास पैसा है बॉम्बे में वो अपना लगा देता था कि कैंप से खूब पेंटिंग इकट्ठी कर लो। तो उसमें लेकिन कई लोग कैंप में जाते थे कि दुनिया की आर्ट को देखने का भी मौका मिले। जी। तो मतलब आप कहीं दूर जा रहे हैं, कभी नेशनल गैलरी लंदन की देख रहे हैं, तो वो मौका ज़्यादा, लेकिन क्रिटिक को ये एवेन्यूज कम मिलते हैं। मतलब मिल सकती हैं आप आज आज तो जो आर्ट हिस्ट्री पढ़ के बड़ौदा वगैरह से आते हैं के लड़कियाँ, वो लोग कोई ना कोई ऐसे मौके मिल जाते हैं क्योंकि अब आर्ट का कंसेप्ट बदल गया है। ओके। आज आर्ट सिर्फ कैनवस नहीं रहेगी, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि ड्राइंग तब भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आधुनिक ट्रेनिंग में, ये बात मैं ही नहीं कह रहा, सबसे अधिक तो No, no, it is very important. I agree. कि डेविड हॉकनी ने इस बात पर बहुत जोर दिया है जो कि एप्पल से भी काम करता है। आज जो असली मंत्र ये है कि आप एप्पल पे भी काम कर सकें और ट्रेडिशनल ड्राइंग की ट्रेनिंग भी आपकी हो, अगर आपको बड़ा कलाकार बनना है। फिर भी आज ऐसे है इंस्टॉलेशन के, और कई बार मेरे एक यंग आर्टिस्ट का मुझे याद है, उसने योगा गुड उसमें इंस्टॉलेशन का हिस्सा बना गया तो काफ़ी पॉपुलर भी हुआ वेस्ट में। तो इस तरह से कुछ आप लोकल फ्लेवर नहीं करके भी काम कर सकते हैं। Yes, it is unlimited in a way. ज़्यादा बड़े हैं और कभी कभी मैंने देखा है कई यंग आर्टिस्ट जो हैं वो काफ़ी मतलब रिच हो जाते हैं, जो कि मुझे उनसे कोई एतराज़ नहीं है उनके रिच होने से, लेकिन अंत में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक युवा कलाकार में अगर आप कोई संवाद देखते हैं या क्रिटिक में देखते हैं तो उसको मौका मिलना चाहिए। जी, उसके जी। साथ अगर उसका हाथ छोड़ देंगे Absolutely. अपनी आर्ट में ही पिछड़, Absolutely. Absolutely. क्योंकि मैंने देखिए आर्ट की दुनिया की मेरे पास तो इतने किस्से इसलिए हैं कि आर्ट का एक अंडरग्राउंड भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप बताएं। मैं काफ़ी घूमा हुआ हूँ मैं बिल्कुल, कि बिल्कुल। जो उस अंडरग्राउंड में जो चीज़ हमें देखने को मिलती हैं, मतलब आप ये सोचिए कि इस समय एक मजाक था ना कि स्कॉच जो होती है वो उतनी बनती नहीं है स्कॉटलैंड में, हाँ जी, हाँ जी। इंडिया में बिकती है, मगर तो इसी तरह से सूजा जो You had told me about an incident about fake art. वो काफ़ी Yes. बनाते थे। एक बार तो मैं उनसे मिलने गया, अपनी मनु पारिक के घर उनको लंच के लिए लेके जाना था, IIT गेट के गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे, तो मैंने देखा कि मैं उनको वहाँ गया हूँ 1 बजे और वो सुबह से पेंटिंग बना रहे थे, शाम कैनवस जमीन पे। At one go. हाँ, All at नहीं, once. सुबह से अच्छा, one after the other. वो Okay. उन्होंने रखे हुए थे, मुझे दिखाए। Okay. Okay. सूजा मुझे लंच से पहले मैं मिला हूँ 1 बजे, Okay. लिए वो कोलार में 7 बजे से पेंटिंग कर रहा था, Okay. यानी कि वो बनाता काफी था। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। आज जो है उसके नाम से जितनी बिल्डिंग यहाँ दिल्ली में घूम रही हैं वो उसके में रिकॉर्ड को तोड़ देती, यानी जो असल में वो खुद बनाता था। You had told him. You had mentioned about this. इसलिए बड़ी अजीब बात लगी कि एक बार एक डीलर मेरे पास आया और सूजा की कहा कि ये 2 पेंटिंग जो है आपका तो उनके साथ थोड़ा बहुत पत्र हुआ रहा है, आपने किताब भी एडिट की है तो आपका सर्टिफिकेट भी चलेगा। तो वो उन्होंने कहा कि ये आप अगर कर दे तो मैं आपको इतने लाख रुपए दे सकता हूँ। Okay. Okay. उसने ये नहीं कहा कि नकली पेंटिंग है, उसने तो यही कहा कि असली पेंटिंग है। तो मैंने जब उनको ध्यान से देखा उन्हें समझ गया कि ये असली नहीं है। Okay. देखिए सूजा जैसी बनाना कोई भाषा तो
नकल करने की No, a good copy artist can copy very well. मैंने उसको जब पहले तो मैं देखता था उसके काम, दो मेरे घर लेके आया था, दो पेंटिंग, एक 60s की थी, 60s की साइन के पास। तो मैंने उससे कहा कि ऐसा है यार, मुझे एक चीज़ से डर लगता है बस। तो उसने कहा कि क्या? मैंने कहा कि मुझे तिहाड़ जैसे चूहों से बहुत डर लगता। तो वो बोला ये कर लो बस। मैंने कहा कि भाई ऐसा है, अगर किसी ने 50 लाख इस पेंटिंग में खर्च किए और मैंने सर्टिफाई किया है, तो चांसेस ये भी हैं कि कल मुझे फंसा दे वो, Absolutely. क्योंकि उसने इतना पैसा लगाया है। Absolutely. तो मेरे सामने सूजा ने बनाई नहीं है पेंटिंग, और ठीक है, हम थोड़ा बहुत भाषा उसकी समझ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये दुनिया अभी आ गई है, आज ये अकेली नहीं। आज सही बात है। गायतोंडे इतने बन गए हैं कि मेरा ख्याल है गायतोंडे को अगर मालूम पड़ जाए तो वो शायद जी कहेंगे वाको को, क्योंकि मैं कई बार देखा कि भरे हुए गायकी लोगों की असल उनकी असलियत पता लगाना बड़ा आसान है। कोई नकली काम है, इसको जानने के लिए आप सिर्फ उससे बेचने आगे से कहिए इसका प्राइस क्या है, और प्राइस जब वो कम बताएगा तो आप समझ लीजिए असली हो ही नहीं सकता। ये भी मैंने देखा है, गायतोंडे का किसी ने मुझे काम दिखाया कि बड़ी उनकी फैमिली कनेक्शन, और लेकिन जब मैंने उस काम को देखा तो मैंने कहा इस पर कितने में मिल रहा है आपको? अभी ये पिछले साल की बात है, वो देख के 1.5 लाख में। मैंने कहा गायतोंडे हो नहीं सकता। अगर वो परिवार जानता है उनको, ट्रू उनका तो 25 लाख में भी काम नहीं मिलेगा। ट्रू, वो 1.5 लाख में आपको कैसे दे रहा है? सही बात है, सही बात, तो वो भी बल्क में। सही तो बात है। ये जो अब एक दुनिया है ना, मुझे एक बार अंजलिला मेनन का असिस्टेंट को ना कुछ शिकायत की थी अंजलिला मेनन ने, तो वो जेल में डाल दिया गया था। वो उसकी पेंटिंग जो है कुछ नकली बेचने लगा था। ओके। तो वो जब मुझे याद है कि मैं एक फिल्म देख रहा था कि मुझे फ़ोन आया आज तक वालों का। उन्होंने कहा कि भाई आपका एक छोटा सा बाइक चाहिए, आर्ट का ऐसे अंजलिला मेनन के असिस्टेंट को जेब में डाल दिया गया है, और हमने वडेरा वालों से भी बात की है, आप भी एक कमेंट दीजिए, आपकी क्या राय है। मैंने कहा कि आप कहाँ लेंगे मेरा इंटरव्यू? मैं तो फिल्म देख रहा हूँ। बोले आप बाहर आ जाइए, हम कैमरे लेके खड़े हैं, हम आपका छोटे बाइक लेके आपको फिर फिल्म देखिएगा। तो मैंने कहा ठीक है दादी। फिर मैं तो पूछा अच्छा आप वहाँ क्या आर्ट रिपोर्टर हैं? बोले नहीं मैं तो क्राइम रिपोर्टर। अब आप सोचिए कि क्राइम रिपोर्टर That tells us a lot. That tells us a lot. मेरी जरूरत में लगी क्राइम रिपोर्टर। That tells us a lot. चला गया। अरे मेरे एक्सपीरियंस एक True. बहुत है। True, true. क्योंकि अब तो ये है कि ठीक है, मैं तो इतनी यंग एज से आर्ट में इन्वॉल्व हो गया। ऐसा कम ही होता है कि मैं उतनी यंग एज से हो। अच्छा वो बड़े आर्टिस्ट से इन्वॉल्व हो। अब किसी राम कुमार का स्टूडियो में मैं पहली बार गया था 67 में, 19 साल की उम्र में, और मैं वहाँ गया था। वो उन दिनों गोल मार्केट में नवेश सान्याल के स्टूडियो में काम करते थे। उन्होंने हमारी मैगजीन के लिए ड्राइंग भी दी। तो उस तरह की दुनिया को इतना देख लिया ना। जी, जी। मंजीत बाबा को हमने संघर्ष के दिनों में देखा था, True, true. उनकी सफलता के दिनों में इतना नहीं देखा, इतना उनको संघर्ष के दिनों में देखा। वो गढ़ी से मेरे घर साकेत में अक्सर वो अपना एक, उनके पास एक स्कूटर होता था बड़ा खड़िया किस्म का, जिसमें मुझे पीछे बिठा के छोड़ने आते थे, और फिर कई बार अपने घर में बैठ कर के कुछ तबला उबला लेकर के गाना गाया, हारमोनियम देके। तो वो दिन भी हमने देखे। सही बात है। तो ये आर्टिस्ट जो है ना, पैसे वैसे की कोई बात नहीं करता था। But that is a bygone era. हाँ, वो तो मतलब हम लोग एक होता था आर्ट, हम कवि हैं, वो हम लिखते भी हैं आर्ट पर। उनको थोड़ा बहुत खुशी, अगर आपने अखबार में कुछ लिख दिया। उन दिनों मैं कॉलम लिखता था, मैंने दिल्ली में 80s में जनसत्ता डेली पेपर के लिए काफ़ी साल कॉलम लिखा था आर्ट पर, तो मेरा कांटेक्ट रहता था। जी, तो उस कांटेक्ट में ये अनुभव मेरा हुआ कि मैंने देखा कि आर्टिस्टों के बीच रहने का बहुत मौका मिला,
और उन दिनों सब के सब बहुत कुछ एक दूसरे को मतलब ये था कि क्रिटिक की भी वो मतलब उनको पसंद करते थे, उनके साथ डिस्कशन करते थे। वो एक संवाद आज कम हो गया है ऐसा। हाँ, उतना तो मतलब ये नहीं कि गायब हो गया है। हाँ, तो ये है, मेरा ख्याल है कि एंजॉय करना चाहिए अब आर्ट के अच्छी चीज़ों को। लेकिन ये जो चीज़ें बाकी हैं इसको भी थोड़ा बचने की ज़रूरत है। क्योंकि एक खतरा तो है। क्योंकि इस समय आर्ट बिजनेस में ऐसे लोग बहुत हैं जो कि काफ़ी नकली माल कलेक्टर्स को बेचने में सफल हो गए हैं। क्योंकि बहुत से लोग अपना पैसा पार्किंग करते हैं जिनको आर्ट से प्रेम नहीं है। वो सिर्फ नाम देखते हैं, अच्छा हाँ सूजा ठीक है। तो वो मुझे उन चीज़ों से बचना चाहिए। और अंत में कला तो एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ पैसे से नहीं तोली जाती। जी, बिल्कुल, उसमें कहीं ना कहीं आप एक रंग देखते हैं, एक कंपोजिशन देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली आजकल पैसों से काफ़ी तोला जा रहा है, मगर हाँ, लेकिन फिर भी दुनिया भर में देखिए आज ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अभी भी कहूँगा कि अगर लिस्ट बनती है कि जेफ कून नंबर 2 वर्ल्ड का सबसे महंगा आर्टिस्ट है, नंबर 1 डेमियन हर्स्ट है, ऐसी लिस्ट बनती है। लेकिन उससे फिर भी मैं कहूँगा कि आज भी आखिरी बड़े पेंटर जो है वो डेविड हॉकनी है। वो सबसे महंगा पेंटर नहीं है, पहले 5 में उसका नाम नहीं है, लेकिन बड़ा पेंटर आखिरी वही है इस वक्त। हाँ, तो वो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ पैसे से मार्केट जो बनी है उसी को डिसाइड कर माना जाए। इसलिए मुझे लगता है कि फ्रांसिस बेकन एक दुनिया के बहुत महान जो आधुनिक टाइम के पेंटर हैं। वो वेनिस बिनाले में मैंने 93 में देखा था और उसको काफ़ी वेनिस में उसका था। मैंने फ्रांसिस बेकन का एक रेट्रोस्पेक्टिव भी देखा वेनिस में, जो कि अद्भुत था। वेनिशियन लाइट में उसकी पेंटिंग देखने का अलग अनुभव था। तो वो पेंटर 2005 में जब वेनिस बिनाले गया तो उसकी 1 या 2 पेंटिंग रह गई थी, बाकी इंस्टॉलेशन भर गए थे। टाइम बदलता है आज, लेकिन फिर भी कैनवस को बीट नहीं कर सकते आप। जी, मेरा ये मानना है। हाँ, क्योंकि आप चाहे हाँ, क्योंकि ठीक है कैनवस के नए नए डायमेंशन हैं, लेकिन उसको अब वैसे तो किस्से बहुत है बताने को, फिर कभी आपको बताएंगे। एक आखिरी सवाल है आपसे। इंडियन आर्ट अभी जहाँ है, where do you see it headed in the next 10-20 years? Or where would you like to see it headed? Tell me that. नहीं, ऐसा है कि इंडियन आर्ट कोई कमज़ोर किसी से भी नहीं है। चाहे अमेरिका में आर्ट से पहले होता था ना कि सब कुछ सारे आर्टिस्ट पेरिस चले आते थे। मान लीजिए स्पेन के जितने भी बड़े आर्टिस्ट थे वो आखिर सफ़र का, डाली का नाम कहाँ हुआ या पिकासो का नाम कहाँ हुआ, या रूस से आए आर्टिस्ट कैंडेंस्की वगैरह, तो ये सब लोग पेरिस में आकर सफल होते थे। जी। इसी तरह से बाद में न्यूयॉर्क मतलब अड्डा बन गया। तो अलग अलग टाइम पे अड्डे बनते रहते हैं। अब तो दुनिया भर में म्यूज़ियम देखिए, गल्फ कंट्रीज़ में लूव्र और ये सारे गगनहाइम वगैरह सब बन गए हैं। तो उसका मतलब ये है कि कला का कंसेप्ट अब सिर्फ कुछ शहरों तक नहीं है, कुछ देशों तक नहीं है। very good for Indian art. हाँ, तो ये ठीक है, उस हिसाब से इंडियन आर्ट को भविष्य अच्छा है। लेकिन उसमें ये जो बाकी ये जो गड़बड़ियाँ हैं या जो माफिया तत्व हैं उसको नज़र रखनी चाहिए। Absolutely. और मैं क्या कर सकता हूँ। So on that note, Vinod ji, thank you very much. Of course we have time constraints, so we don't have the time to really, I mean, getting to know everything from him, it's not about a few hours, it's about a few days or even a few months. So we have tried our best to get out whatever we can, and Vinod ji has been kind enough to join us and share this amazing experience with us. Thank you so much Vinod ji. आपसे काफ़ी कुछ सीखा हमने, काफ़ी कुछ जाना। Thank you so much. धन्यवाद।